चुनाव में अगर कोई किसी पर कुछ बोल देता है, कोई नेताजी, तो ये माना जाता है कि नेताजी डरे हुए हैं जो दूसरा कैंडिडेट है उससे, और उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। आज कैसे गोविंद सिंह डोटासरा अचानक आते हैं, अभी तक तो आए नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही नरेश का सवाल किया जाता है तो तुरंत जवाब देते हैं। कहते हैं कि क्या बोलूं, ये तो वही आदमी है जो मेरे सामने आया था, पैर पकड़ लिए थे मेरे और कांग्रेस को ज्वाइन किया था और कहा था कि डोटासरा जी सच्चे और अच्छे आदमी हैं। ओहो, गजब, बहुत अजीब बात है। आज गोविंद सिंह डोटासरा, मैं बोलना चाहूंगी ये बात कि अगर उनको कुछ नहीं लगता नरेश मीणा, वो कई बार कह रहे हैं, और आप गलती से ये मत बोलिएगा कि मैडम आप तो नरेश मीणा की पैरवी कर रही हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जो हकीकत है, जो गोविंद सिंह डोटासरा को देखकर पता चली, वो आपको बता रही हूँ, आप भी उससे सहमत होंगे। अगर गोविंद सिंह डोटासरा नरेश मीणा को कुछ नहीं मानते हैं तो शायद उन पर बोलना भी इतना जरूरी था नहीं उनके लिए। पर जैसे ही नरेश मीणा का सवाल आया कि सर निर्दलीय खड़े हुए हैं नरेश मीणा, क्या कहेंगे उन पर, तो इतना लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दे दिया। अगर कुछ नहीं मानते तो छोटी सी बात करके खत्म कर देते कि कोई नहीं भैया, हम ही जीतेंगे, प्रमोद भाया का जय जयकारा इस बार होने वाला अंता में, और कोई कुछ नहीं है। पर उन्होंने तो लंबी लंबी बातें, पुरानी बातें सारी याद दिला दी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखकर उनको भी लगने लगा है कि गलती से ये नरेश हमको ना हरा दे भैया। इसलिए तो देखिए आज कितनी सारी लाइनें बोल दी। आज बोल रहे थे कि खुद के अलावा किसी को मानता नहीं है, इसका एक ही टारगेट है कि बीजेपी कांग्रेस कुछ भी हो, बस मेरे को एक बार विधायक बनना है, खत्म कहानी, चाहे कहीं से बनना पड़े। छबड़ा से खड़ा हो गया, देवली उनियारा से खड़ा हो गया, आज अंता से खड़ा हो गया, और पता नहीं शायद अब अगली बारी कहीं और से खड़ा हो जाएगा। मतलब वो कहना चाह रहे थे कि अगर हार गए तो, अंता से अगर हार गए तो अगली बारी कहीं पर उपचुनाव होंगे तो वहां जाकर खड़े हो जाएंगे नरेश मीणा। कितनी अजीब बात है। आज कैसे गोविंद सिंह डोटासरा को इतनी सारी बातें उन पर बोलनी पड़ी। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। कह रहे हैं कि विवेक की कमी, कह रहे हैं कि देखते हैं अब क्या होता है, पर हमारा उम्मीदवार सबसे ज्यादा बड़ी टक्कर दे रहा है। आपको एक बात थोड़ी सी बता देती हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा ये बात जानते हैं कि नरेश मीणा को हल्के में लेना तो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। उसका बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए वो कह रहे हैं कभी अंता से खड़ा हो रहा है, कभी देवली उनियारा से खड़ा हो रहा है, कुछ है नहीं मामला। अरे सर जी, कुछ है नहीं मामला तो देवली उनियारा को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जब लास्ट उपचुनाव हुए थे, क्या हुआ था उपचुनाव में, कैसे टाई टाई फिश हो गई थी वहां पर। मैं तो देख रही थी वो पुराने थोड़ी सी बातें आपको बताने के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड्स मैंने छानबीन किया और वापस वो रिकॉर्ड्स थोड़ी सी चर्चा कर लेते देवली उनियारा में क्या हुआ था। देवली उनियारा में भी सोशल मीडिया पर नरेश मीणा ही छाए हुए थे, तो सबको लगा कि नरेश मीणा जीत जाएगा। तो देखिए उस समय कैसे राजेंद्र गुर्जर बाजी मार गए थे भाजपा के, 1 लाख कुछ करके वोट उनको मिले राजेंद्र गुर्जर को, और नरेश मीणा को 50,000 के मतलब 60,000 के लमसम कुछ वोट मिले थे नरेश मीणा को उस समय। पर थर्ड पर जो कांग्रेस रही उसको 31,000 के लमसम वोट मिले। अब आप सोचिए, नॉर्मल डाउन तो आदमी गिन लेता है, पर इतना डाउन जाता है जब आदमी तो लगता ही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट पर भाजपा रही जो इतने 1 लाख वोटों से जीती, नरेश मीणा को 60,000 मिले, और केसी मीणा को, जिसके लिए साफ साफ मना कर रहे थे, मीणा समाज भी देवली उनियारा में खूब चिल्लाया, सब खूब चिल्लाए, फिर भी उनको खड़ा किया गया और 31,000 के लमसम उनको वोट मिले उस समय। तो गोविंद सिंह डोटासरा जानते हैं कि जैसे देवली उनियारा में ये हम पर भारी पड़ गया था, वैसे ही कहीं अंता में ये नरेश मीणा हम पर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए तो इतनी बड़ी स्पीच देनी पड़ी, वरना गोविंद सिंह डोटासरा देते नहीं है, वो तो डायरेक्ट घमचा ही लाते हैं। तो अब देखना ये होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने तो बोल दी है इतनी सारी बातें, एक बार आप भी सुनिए कि उन्होंने कैसे बोला। पर क्या पैरों में झुकने वाले व्यक्ति यानी कि नरेश मीणा कांग्रेस को हरा पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया है कि वो तो पैर झुकाकर आया था कांग्रेस। तो गोविंद सिंह डोटासरा आप सुनिए, ये भी कहना चाहते हैं क्या कि कांग्रेस अगर ज्वाइन करना है तो पैरों में झुकना पड़ेगा गोविंद सिंह डोटासरा के, झुकेंगे तो बन जाएंगे और नहीं झुकेंगे तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस में। ये भी हकीकत है क्या? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए, और एक बार सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा। जो चुनाव उपचुनाव क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने एक आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट दिया
और वोट चोरी किया, बदमाशी की और वो चुनाव जीत गए, लेकिन बीच में हटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। ये चीज़ प्रमाणित हो गई कि आपराधिक छवि के व्यक्ति था और जिन्होंने चुनाव में पिस्तौल तान करके आरओ को, एसडीएम को धमकाने का काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे आपराधिक छवि के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बनाने के कारण से ये उपचुनाव हो रहा है। और प्रमोद जैन भाया जो काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, ऐतिहासिक विकास के काम किए हैं, अच्छी योजनाएं कांग्रेस पार्टी जो लेकर के आई थी उनको धरातल पे उन्होंने उतारने का काम किया है। और पानी के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने वहाँ पर पानी की समस्या का समाधान कराया। आज चूंकि 2 साल के लगभग हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने, 1 रुपये का काम नहीं, 1 धेले का काम नहीं। जितनी अच्छी योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे वो स्वास्थ्य की थी, शिक्षा का थी, चाहे दूसरी योजनाएं थी, पेंशन की थी, सबको उन्होंने जीरो कर दिया। सबको खत्म करने का काम किया या कमजोर करने का काम किया। 2 साल से लगभग जब से पर्ची से मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट स्टेट राजस्थान था वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह हो गया है और केंद्र शासित हो गया है। केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है, कोई बात आती है, कभी पेड़, एक माँ के नाम पेड़, कभी मन की बात, कभी तन की बात, पता नहीं क्या क्या होता है। वो उनके अलावा प्रचार प्रसार के अलावा कुछ भी उन्होंने किया नहीं है। 2 साल पहले जो हमारी सरकार के समय जो पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, वो पेंशन बंद है। जो किट मिलता था गरीब को खाने के पैकेट के लिए, मिर्च मसाले के लिए, वो किट बंद है। जो पशुओं के लिए बीमा के रूप में पशु मर जाता था उसको 40,000 रुपये मिलते थे, वो बंद है। नए बिजली के कनेक्शन हैं तो उनके ऊपर वो छूट 150 यूनिट की बंद है। कृषि कनेक्शन है तो वो भी छूट बंद है। सड़कें टूटी पड़ी हैं। ठेकेदारों ने पहले के जो काम स्वीकृत करा करके पूरे कर रखे हैं उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी रोजाना धोख लगा के आते हैं, कभी अमित शाह जी से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, 1 रुपये का बजट नहीं लेकर के आते। आज हालात ये है कि यहाँ के मंत्री और विधायक बीजेपी के हैं, उनकी रत्ती भर भी नहीं चल रही, न ब्यूरोक्रेसी मान रही है और जनता के बीच में ये लोग बात जा नहीं पा रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री हैं वो जाते हैं तो 5 लोग इनके सम्मान में नहीं आते हैं, उनकी पार्टी के आपस में फूट कलह। आपने देखा होगा अंता चुनाव में ये उम्मीदवार तय नहीं कर पाए और उम्मीदवार तय कर दिया तो मुख्यमंत्री जी और वसुंधरा जी जा नहीं पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 साल का कुशासन, अपराध, बजरी चोरी, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का हावी, जनप्रतिनिधियों की पूछ नहीं, गरीब की पूछ नहीं, स्कूलों ने दम ही तोड़ दिया। 1 करोड़ का नामांकन था जब मैं शिक्षा मंत्री था, आज 67 लाख का है। और मंत्री जी ये तो नहीं कि भाई गरीब का बेटा कैसे इंग्लिश मीडियम पढ़े, कैसे सरकारी स्कूल में निःशुल्क उसको शिक्षा मिले, कैसे आरटीआई के अंदर प्राइवेट अच्छी स्कूलों में उसका एडमिशन फ्री में हो, उस पर नहीं बात कर रहे हैं। ड्रेस एक हो जाएगी, सत्र एक हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल, कौन सी प्राइवेट स्कूल? सीबीएसई की प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं सीबीएसई से एफिलिएटेड हैं, उन स्कूलों में तो इनका कंट्रोल ही नहीं है। ये कोई निर्देश दे ही नहीं सकते, न पाठ्यक्रम का दे सकते, न सेशन का दे सकते, सत्र का दे सकते, न ड्रेस का दे सकते, किसी चीज़ का नहीं दे सकते। और मैं तो कहता हूँ ये उन स्कूलों में मंत्री जी कहते हैं कि मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो गेट में नहीं घुसने देंगे। उनका अपना कंट्रोल बोर्ड है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो इनको बताना चाहिए कि कितनी स्कूलें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्राइवेट हैं, कितनी सरकारी हैं,
किसमें कैसे लगाए, ये ड्रेस लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा, ये आरएसएस का एजेंडा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाओ, जनता पिसे तो पिसती रहे, जनता परेशान हो तो परेशान होती रहे, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो और बार बार बोलो, जिससे लोग भ्रमित हो जाएं। धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटने का काम करो, जिससे वोटों की फसल काट करके दोबारा वो सत्ता में आ जाए। लेकिन अब जनता सारी समझ चुकी है। अब आप बताइए, नगर निकाय के चुनाव तो पंचायत चुनाव 6 साल हो गए, क्यों नहीं हो रहे? SIR का नियम है निर्वाचन आयोग का कि जहां पर चुनाव नहीं हो और जहां पर 12 महीने से अगर कोई नगर निकाय या पंचायत राज का पेंडिंग नहीं हो तो वहीं SIR होती है। यहाँ तो 12 महीने लेट हो गए, यानी अगर 4 साल ही हो जाते हैं, इस साल में चुनाव ड्यू होते तो ही वो नहीं करते हैं SIR, क्योंकि अभी तो MLA MP तो 4 साल 3 साल बाद में है। तो इन्होंने जानबूझ के करवाया कि हम बचना चाहते हैं नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव से, इसलिए आप ऐसा ही कर लीजिए। अब SIR के चक्कर में फरवरी मार्च तो वैसे चला गया, OBC आयोग को बजट नहीं दे रहे हैं, वो OBC आयोग काम नहीं कर पा रहा है, न उसके बाद संसाधन है, वो कह रहा है मेरे को बजट ही नहीं, कुर्सी नहीं, गाड़ी नहीं, पन्ना नहीं, पेन नहीं। तो फिर OBC आयोग बनाया क्यों और 2 साल लेट क्यों बनाया? ये डिले करना चाहते हैं। इनको पता है कि हम राजस्थान में हमने कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग बात। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया